देखो एक्सरसाइज 7.10 पे 4 नंबर तक हम लोग कर चुके थे क्वेश्चंस, याद है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 नंबर सबसे पहले है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये जो क्वेश्चन है इस पर कैसे सॉल्यूशन करा जाएगा, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं हम। cos x को हम t मान लेंगे, माना cos x इज इक्वल टू टी। अवकलन करोगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, या साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब क्योंकि हम x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं वेरिएबल में, इसलिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम लिमिट भी चेंज कर लेना चाहते हैं। ठीक है ना, लिमिट चेंज कर लेते हैं भाई। लिमिट चेंज कर लेंगे कैसे? इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अगर x 0 होगा तो t कितना आएगा? cos 0 की वैल्यू 1, एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? अगर हम सारी वैल्यूज जो हमने सब्स्टिट्यूशंस में लिए हैं उनको हम रख देंगे तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स देख रहे हैं, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे? टी, और उसका स्क्वायर कर देंगे टी स्क्वायर। लिमिट्स जो 0 से पाई बाई 2 थी, अब उसका क्या हुआ? वो 1 से 0 कि 0 से 1? 0 से पाई बाई 2 थी तो 1 से 0 हो जाएगी ना, 0 से 1 क्यों होगी? अच्छा, इसके बाद अब इस पे हम लगा देंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है? उसमें हमें इसके अंदर जो लिखा हुआ ये फंक्शन, इसका एंटी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में एंटी डेरिवेटिव क्या आता है? tan इनवर्स टी। तो tan इनवर्स टी, और लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 1 टू 0, और ये जो माइनस का आगे निशान लगा है वो लगा रहेगा, माइनस। लिमिट अप्लाई करिए, पहले t की जगह 0 अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 0, फिर माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पाई बाई 4। समझ आया? तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? पाई बाई 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 10 क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर पे आ गए भाई हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 फ्रॉम 0 टू 2। बोलो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है 6 नंबर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे टर्म्स कर लिए हैं, आप देख लीजिए। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को पहले ले लिया है, इस वजह से थोड़ा आपको ये अलग टाइप का दिख सकता है। माइनस ले लेते हैं कॉमन हम, तो अंदर क्या बचेगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है ना। अब इसे हम फ्रॉम 0 टू 2, इसे हमने पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग बनाने का रूल आपको याद ही है। dx अपॉन पूर्ण वर्ग बनाने का रूल ये है कि पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पहले से ही 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि एक्स का गुणांक लीजिए, उसका आधा करिए, उसका वर्ग करिए, जो आए उसको जोड़िए घटाइए।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -1। -1 का आधा करो, -1/2, स्क्वायर करो 1/4। तो ये पूरा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और उसमें 1/4 ऐड कर दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 0 to 2। अब बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म, ये तीन टर्म्स अगर आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आप चाहे होल स्क्वायर उसको ओपन करके देखेंगे, यही तीनों टर्म्स आपको मिल जाएंगे। अब बचे -4 और -1/4, -4 और -1/4 बन जाएंगे -17/4, है ना, -17/4। चेक करो जरा, 4 चौके 16, 17/4 फ्रॉम 0 to 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस √17/2 होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2। अब बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो माइनस 1/2a, a की जगह पर √17/2 log x माइनस ए, x माइनस 1/2 माइनस √17/2 अपॉन x प्लस ए, तो प्लस √17/2। और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये लिमिट भी तो लिखनी पड़ेगी आपको, फ्रॉम 0 to 2। बताइए ये समझ आया इतना आपको? ये माइनस लगा रहा, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए फ्रॉम 0 to 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1/√17। और अब इस पर आप चाहें तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। पहले चाहो तो आप एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा ना सॉल्व कर दो। ये 2 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 2x माइनस 1 माइनस √17 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस √17 फ्रॉम 0 to 2। और जो अपॉन का 2 आएगा वो इसके अपॉन के 2 और इसके अपॉन के 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, -1/√17। आप लिमिट अप्लाई करोगे तो जहां x है वहां 2 लिखोगे पहले, तो देखो जरा क्या मिलेगा, log, यहां 2 लिखोगे, 2 2s are 4, 4 माइनस 1 3 माइनस √17। यहां 2 लिखोगे, 2 2s are 4 माइनस 1 3 प्लस √17 माइनस, अब जहां जहां x है वहां हर जगह 0 हमको लिखना है। तो ये log, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा -1 माइनस √17 और ये आएगा -1 प्लस √17। समझ आ रहा है कुछ आपको? ठीक है, -1 अपॉन √17, ये log 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17 माइनस, आप चाहें तो यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए। आप एक काम कर लो, आप यहां से भी माइनस कॉमन कर लो और आप यहां से भी सब माइनस कॉमन कर लो। जब तक मॉड है तब तक माइनस की फिक्र मत करिए। आप मॉड को, माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आप चाहें तो ये जो 3 माइनस √17 है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √17 माइनस 3 अपॉन √17 प्लस 3।
हमने ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि अंडर रूट 17 की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी। देखो अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 आती है, तो अंडर रूट 17 तो 4 से ज़्यादा ही आएगा, तो 3 से बड़ा आएगा, तो बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में आ जाएगा, इसलिए इसे कर लिया। और मॉड हमको ये अलाउ भी कर दिया इसने कि माइनस कॉमन लोगे तो मॉड उसको क्या कर देगा? प्लस कर ही देगा। ऐसे ही यहाँ पर ये कर सकते हो आप, लॉग इसको हम बना सकते हैं अंडर रूट 17 प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे ना, और ये बन जाएगा अंडर रूट 17, इससे नहीं लिया भाई, इसी से माइनस लिया, इससे हमने नहीं लिया, तो अंडर रूट 17 माइनस 1 बना रहा है ये। अब ये लॉग m माइनस लॉग n की तरह बिहेव कर रहा है, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला इस पे लगाना पड़ेगा हमको। आंसर में पूरा कैलकुलेट करके दे रहे हैं या ऐसे ही तो नहीं दे रहे हैं आंसर में? 7.10 ये क्वेश्चन नंबर है 6। पूरा सॉल्यूशन करा जा रहा है। 1/17 log 21 प्लस 517/4। चलो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, मतलब आपको। और इसमें यह भी है कि बाहर 1/17 अंडर रूट 17 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां से भी हमको माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। समझ रहे ना हमारी बात? तो आप चाहो तो यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1/17 ये आगे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, लॉग अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1, माइनस ये माइनस हो जाएगा, इसको लिख देंगे लॉग अंडर रूट 17 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 3। ये ऐसा बन जाएगा अगर माइनस कॉमन लेके हम बाहर वाले नंबर को प्लस कर देंगे तो। ये 1/17 log m माइनस log n, तो m को तो ऐसे ही लिखेंगे, n को बटे में लिखेंगे, पलट के गुणा कर लेगा वो, तो ये कैसा हो जाएगा? अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1 इंटू, ये पलट के गुणा कर लेगा, तो अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? या तो आप अपॉन में लिखो इसको, फिर बाद में पलटोगे, बात तो वही करोगे आप। 1/17 लॉग, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, अंडर रूट 17 का 17 अंडर रूट 17 से होगा तो 17, इससे गुणा हो जाएगा तो 3/17, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 17, 1 का 3 से होगा 3, फिर इसका गुणा इससे करोगे तो 17 माइनस 17 अंडर रूट नहीं 3/17। ये अब इसका इससे कर रहे हैं तो -3/17, माइनस 1 का करेंगे तो -17, ये क्या बना लेगा? +3। 1/17 इंटू लॉग 17 और 3, ये दोनों मिलके क्या बन गए? 20। ये 3/17 और 1/17 मिलके हो गया 4/17। 17 और 3, दिस विल बी अगेन 20, -3 और -1 -4/17। यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं फिलहाल, ऊपर और नीचे दोनों से 4 कॉमन लेके कैंसलेशन कर सकते हैं। अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? 5 प्लस √17, इसमें 5 माइनस √17। लेकिन अभी इसको और कैलकुलेट करना है, यहां पर अंडर रूट रहेगा, ठीक है। अब इसको हम इसका जो डिनोमिनेटर उसको रेशनलाइज कर लेंगे, जिसको आप बोलते हैं परिमेयकरण करना। तो क्या करेंगे उसके लिए? कॉन्जुगेट से अंश और हर में गुणा करवा देते हैं, यही करवा दिया जाए।
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 17, इतना समझ में आया आपको? ये 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो क्या होगा, a स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 17 प्लस 2ab कर देंगे, तो 2ab करेंगे तो 10 अंडर रूट 17 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 17, 1 अपॉन अंडर रूट 17 इंटू लॉग। आप देखें 25 और 17 ये कितने हुए, 42, तो ये हो गया 42 प्लस 10 अंडर रूट 17, 25 माइनस 17 ये कितना हो गया, 8। अब फिर ऊपर से कुछ कॉमन हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 कॉमन होगा और 8 को कैंसिल करेगा वो। 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 21, यहाँ 5 अंडर रूट 17 और जो 2 कॉमन हुआ उससे 8 को हमने कैंसिल कर दिया 4। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। आ रहा है? ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हुए अपना फाइनल आंसर पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मॉड्यूलस ने आपको अलाउ कर लिया कि आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। बड़ा नंबर पहले लिखते हैं तो कभी माइनस की बात आती है तो प्रॉब्लम नहीं होता हमको, नहीं तो फिर बाद में माइनस को सहना पड़ता आपको। इसलिए पहले ही उस माइनस को हमने मॉड्यूलस था तो उससे हटवा लिया कि तुम भैया माइनस हटाए जाओ ताकि आगे हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें। 7, 8, 9, 10 बस 4 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 फ्रॉम -1 टू +1 कैसे करिएगा? बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाना है इसको हमें। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4। बताइए आप सहमत हैं इससे? नहीं समझ में आया? अरे 1 और 4 जोड़ोगे फिर 5 मिलेगा, बाकी तो सबका सब वैसा ही लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ dx upon these 3 terms will make together and become x plus 1 whole square, and 4 we can write it as 2 square from -1 to +1 we have to integrate the function। ठीक है? अरे क्या समझ आ रहा है ना? हाँ, कुछ भी पूछो ना। ये क्या होता है? चलो इधर देखिए। हाँ जी, अब इसमें कौन सा रूल लगाइएगा बताइए? हाँ जी, कौन सा रूल लगाइएगा? तैयार है फंक्शन? सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समझ रहे हैं? हाँ याद रखिए भाई। अब आपसे पूछा रहा है कौन सा रूल लगाओगे, रूल लगाते हो पर मालूम नहीं है रूल कौन सा लगाते हो। देखो इधर, अब इसमें हम लगाएंगे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसके मुताबिक मुझे यहां जो फंक्शन लिखा रहता है सॉरी, उसका हमको क्या लिखना है? इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। तो बताइए इसका इंटीग्रल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, क्या होगा? 1 अपॉन ए की जगह पर 2, tan इनवर्स x अपॉन ए, x प्लस 1 अपॉन 2 फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, चलो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब तो tan इनवर्स x की जगह पहले अपर लिमिट लिखोगे तो 1 लिखोगे, 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2 अपॉन 2 1 माइनस tan इनवर्स -1 लिखोगे, -1 प्लस 1 क्या हुआ? 0 अपॉन 2 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हुई और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। इस तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आंसर π/8 आ जाएगा। बस, नहीं समझ में आए? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 7th नंबर।
8th नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर dx फ्रॉम 1 to 2। ठीक है ना। देखो इसको कैसे करिएगा, आप इसका गुणा करवा दीजिए अंदर, तो ये आ गया e टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू e टू द पावर 2x dx फ्रॉम -1 to +1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यही तो आएगा। अब दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करिए, लिमिट कुछ आई एम सॉरी 1 से 2 है, मुझे पुराने सवाल की लिमिट याद है -1 से +1, उसकी यादें अभी गई नहीं ना। 1 से 2, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर आप इसको करिएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन 2x स्क्वेयर e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2। अब हम एक काम करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और उसमें ना दो फलन गुणनफल में है, इसको पहला फलन मानेंगे और इसको दूसरा फलन मान लेंगे। समझ आ रही कुछ बात आपको? तो ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब यहां पर प्रथम द्वितीय ये वाला सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, प्रथम फलन, दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x का समाकल अपॉन 2 माइनस, अब इसका समाकलन हो गया तो लिमिट भी अप्लाई करनी पड़ेगी हमको। इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक 1 अपॉन एक्स का अवकल गुणांक -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, दूसरे का समाकल e टू द पावर 2x का समाकल e टू द पावर 2x अपॉन 2। तो पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकल इंटू dx, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ये हमने इसको अभी सॉल्व किया है केवल, अब इसको और लिख दो आगे, तो -1 अपॉन इंटीग्रेशन लगाओ पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वेयर e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2। ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। और इसको और उसको गौर से देख लीजिए, देख लो जरा एक बार अच्छे से, दिखा क्या दिख रहा है, सेम टर्म है बिल्कुल। e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर पॉजिटिव, e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर नेगेटिव, लिमिट भी सेम है, dx दोनों के साथ है। तो ये पूरा का पूरा टर्म इससे क्या हो जाएगा, अब इसमें बस आप लिमिट अप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट लिखेंगे पहले, तो e टू द पावर 4 अपॉन 2 2 जार 4, माइनस x की जगह 2 लिखेंगे ना सब जगह, अब 1 लिखेंगे, तो e टू द पावर 2 अपॉन 2 1 जार 2, बहुत ज्यादा, e स्क्वायर बाई 2। अब अगर आप कॉमन भी कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा e स्क्वायर बाई 2 -1, ये आंसर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं, अगर कुछ और थोड़ा बहुत परिवर्तन करवाना होगा तो कर लेंगे, यही आ रहा है बस। ठीक है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, 8th नंबर क्वेश्चन कर लिया। आप नोट कर लो, 9 नंबर और 10 उसके बाद ही करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो पहले 9 नंबर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 dx फ्रॉम 1/3 to 1, ये क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर से एक्स क्यूब को आप कॉमन कर लीजिए, एक्स क्यूब कॉमन करिए, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर 1/3 पावर है, तो जब एक्स क्यूब बाहर आएगा ना तो इस पे भी पावर कितनी लग जाएगी, 1/3। भाई ये घात लगाए बैठा है, जैसे ही कोई निकलेगा ये उसके ऊपर लग जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर एक्स क्यूब का इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बचा, -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx फ्रॉम 1/3 to 1।
और इसके ऊपर जो पावर 1/3 है ये लगी रहेगी, वो हटाई नहीं जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x से इसका एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x² माइनस 1 पावर 1/3 अपॉन x³ dx फ्रॉम 1/3 to 1। यहां तक सबको आया समझ में? उसके बाद 1/x² माइनस 1 माना 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 1/x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? -2/x³। 1 का हो जाएगा 0, dx इज इक्वल टू dt। ये -2 उधर भेज दीजिए, तो 1/x³ dx इज इक्वल टू -dt/2। 1/x³ dx इज इक्वल टू -dt/2। अब ये चीज यहां पर, हाँ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी चेंज कर लो आप, लिमिट चेंज कर लो। मतलब यदि x इज इक्वल टू 1/3 तब t की वैल्यू कितनी होगी? x की जगह 1/3 लिखा जाएगा, तो 1/3 उसका स्क्वायर करिए, 1/9 पलट के ऊपर आ जाएगा 9। एंड इफ x इज इक्वल टू 1, ओ आई एम सॉरी 9 माइनस 1 है, ये मुझे दिखा ही नहीं। अच्छा, इसका इमेज ना मेरे अंध बिंदु पर बनी है, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा, अब आप 1 लिखोगे एक बार अपर लिमिट, तो 1/1 1 हुआ, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। इस तरह से t इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। देयरफॉर क्वेश्चन अब फिर से हम ले लेते हैं अपना, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है 1/x² माइनस 1 पावर 1/3 अपॉन x³ dx फ्रॉम 1/3 to 1 इज इक्वल टू, देखो 1/x² माइनस 1, 1/x² माइनस 1, इसको लिखा t और पावर लगी 1/3 dx अपॉन x³, 1/x³ dx, 1/x³ dx, इसकी जगह पर लिख सकते हैं -dt/2, तो -1/2 और यहाँ dt लिख दो, -dt/2 तो अभी भी है ना, तो ये हो गया t टू द पावर 1/3, ये हो गया -dt/2। लिमिट जो पहले 1/3 से 1 थी, अब वो 8 से 0 हो गई हैं, 8 से 0। कैलकुलेट कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये हटा दो क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, इसके डिनोमिनेटर में कुछ आया ही नहीं, तो -1/2 और t टू द पावर 1/3 का क्या करेंगे? आप इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो उसके मुताबिक t टू द पावर ये क्या बन जाएगा? 1/3 + 1 4/3 अपॉन 4/3 फ्रॉम 8 to 0। देखो ठीक है, और इसे सॉल्व करो, तो ये पलट के बाहर कर लो इसको, -1/2, ये पलट के बाहर आ जाएगा 3/4। इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट अप्लाई की जाएगी, तो 0 टू द पावर 4/3 माइनस 8 टू द पावर 4/3, ये -3/8 -3/8, और यहां पर बेटा देखो ये माइनस, ये तो 0 हो गया, ये -8 टू द पावर 4/3। ठीक, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 टू द पावर 4/3 का मतलब है 8 का क्यूब रूट निकालो, उसकी पावर 4 करो। पहले 8 का 1/3 यानी कि घनमूल निकालो, और फिर उसकी पावर 4 करो, तो 8 का घनमूल कितना आएगा? 2, और 2 की पावर 4 करिए 16,
8 2 जार 16, 2 3 जार 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। और A6 किस में आ रहा है? ए पार्ट में आ रहा है 6 आपका, तो ए पार्ट इसका सही जवाब है। ओके 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ओके 10 नंबर पे है यदि f of x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ t sin t dt from 0 to x, तब f डैश x कितना होगा? आपको ये पता लगाना है उस समय f डैश x कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको fx निकाल लो इसका सॉल्व करके, फिर जो आए उसका f डैश x निकाल लेना, मतलब उसको डेरिवेटिव कर लेना। आप पहले इसको कैलकुलेट करो। इसमें दो फलन है, पहला और दूसरा, और गुणनफल का अवकलन लगेगा। क्या सूत्र लगेगा? पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस कॉस टी, माइनस पहले का अवकल गुणांक 1 हो जाएगा और इसका समाकल आएगा माइनस कॉस टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू x, और इसमें भी फ्रॉम 0 टू x। बताइए यहाँ तक सबको समझ आया? तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें तो माइनस आप बाहर कर लो, बाकी बचे हुए में लिमिट अप्लाई कर दो। तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे x, तो ये आएगा x cos x, माइनस 0 जब लिखेंगे बगुआ t की जगह पर, तो ये सब 0 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। cos t का इंटीग्रल क्या होता है? sin t। cos t का इंटीग्रल हुआ sin t, और उसमें ये 0 से x लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? चलो सॉल्व करिए। तो fx की वैल्यू क्या मिली यहां से आपको? माइनस x cos x। इसमें जब लिमिट अप्लाई करोगे तो sin x माइनस sin 0, sin x माइनस sin 0 का क्या होगा? sin x। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू आई अभी? तो fx। हमको तो f डैश x चाहिए, तो f डैश x कैसे निकाला जाए? अब इसके दोनों साइड्स को क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो ये माइनस हमने लगाया, और इसमें तो दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आएगा पहला फलन दूसरे का अवकलज माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलज यानी कि x का एक ही हो जाएगा, प्लस साइन x का करने जाओगे तो कितना मिलेगा? cos x। इस तरह से f डैश x बना माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x साइन x, ये माइनस इस cos x को माइनस कर देगा, और ये प्लस cos x, ये इससे कैंसिल हो गया। f डैश x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x साइन x। नहीं समझ में आया आपको? आया? आप जानते हो इसका हम एक और बड़ा अच्छा तरीका आपको बता सकते हैं। आप सुनना चाहेंगे क्या? देखो, आपको याद है आपने जितने क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में लगाए हैं या जहां भी लगाए, सब जगह अधिकतर आपने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज किया है। कभी आपने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज किया? नहीं किया। करो यार। क्या थी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस? उसमें यह था कि अगर एरिया फंक्शन ऐसा है f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू x, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो इस फंक्शन के बराबर आएगा। याद करिए। नहीं याद आया? पन्ने पलट के देख लो जरा एक बार। देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद हो जाएगा तो फिर आप खुद ही नहीं देखोगे, लेकिन जब तक नहीं याद है तब तक प्लीज आप देख लीजिए जरा। हाँ जी, किताब के पन्ने पलट लो अगर कॉपी पे नहीं है तो। जब ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम
कराई गई थी उस समय ये एक फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आपको बताई गई थी। कुछ बच्चों को मिली कि नहीं मिली? मिली, ठीक है। अब याद आ गया कि अगर ऐसा फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, तो अगर इसका डेरिवेटिव आपको चाहिए तो ये इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन ही होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था कि नहीं था? अब इसका आपको क्या चाहिए था? डेरिवेटिव f डैश x। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इसका डेरिवेटिव चाहिए तो ये लिख देना चाहिए मुझे? समझ रहे हैं आप? लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी कि फलन x का है पर वेरिएबल क्या आ रहा है इस पे? कोई दिक्कत नहीं है, आप x लिख दो उसकी जगह पर। भाई x का फलन तो x ही तो आएगा उस पे, तो ये क्या आ जाएगा? x साइन x। ऑप्शनल क्वेश्चन था, 5 मिनट बर्बाद करने नहीं थे हमको, पर मैंने बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। पर f डैश x के लिए डायरेक्टली भी x साइन x आ सकती है, ये भी आप सीख लो। और ये कहां से आ गया? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरम बुक्स में लिखी है आपको पढ़ाई जाती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि उनका कोई यूज नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है अगर आप कोशिश करते हैं उसको सीखने की। तो अब आप बताएं, क्या ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आई कि x का फलन है तो वेरिएबल की जगह क्या आना चाहिए? तो वेरिएबल की जगह वेरिएबल बदलने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। x होगा तब भी हम ऐसी लिमिट अप्लाई करेंगे, t होगा तो भी लिमिट अप्लाई करने का तरीका तो फाइनल वही रहता है ना हमारा। इस वजह से हम कोई कैलकुलेशन ना करते इस क्वेश्चन पे, हम फिर भी आपको बता सकते थे कि f डैश x की वैल्यू x साइन x के बराबर आएगी। और इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता? इंटीग्रल कैलकुलस की प्रथम आधारभूत प्रमेय, ये हमको यूज करना पड़ता और हम आपको बता देते, ठीक है ना। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 7.10। इसके बाद अब सबसे पहले जो 7.11 एक्सरसाइज है आपकी, उससे पहले आपको निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म पढ़ने हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इन सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास में प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और अगली क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप प्लीज उसको बंक मत करिएगा। और हम लोग अगली क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और कंफर्म है कि उस एक्सरसाइज से, उसके एग्जाम्पल्स से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज थोड़ा सा करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।